प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में शीर्ष उद्योगपतियों से करने वाले हैं मुलाकात। शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक। महाराष्ट्र की सियासत में आज अहम दिन। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर लेने वाले हैं फैसला। फैसले पर टिका है शिंदे सरकार का भविष्य। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित सिद्धांत के आधार पर फैसला लेने की कही बात। अयोध्या में भाजपा के नेताओं की बैठक जारी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह समेत सभी कार्यक्रमों के अंतिम रूप पर हो रही है चर्चा। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव की तैयारियों समेत कई और मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तो वहीं इधर कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें। ईडी ने मामले में दाखिल की हैं चार्जशीट। 16 जनवरी को होने वाली है सुनवाई, लेकिन नीतीश की चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। और मालदीव के मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मालदीव सरकार की चौतरफा किरकिरी। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे और सोशल मीडिया पर पोस्ट तस्वीरों पर की थी अभद्र टिप्पणी। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल की। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर आज 16 विधायकों की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। ये क्योंकि उनकी योग्यता का सवाल है कि ये जो 16 विधायक जो शिवसेना से टूट कर आए थे एकनाथ शिंदे के साथ, उनके भविष्य के बारे में यह फैसला हो सकता है। तो शिंदे सेना और उद्धव सेना में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इस बीच इस फैसले को लेकर जो राजनीतिक पारा है वो काफी तेज हो गया है। दल बदल के खिलाफ अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर को ये फैसला लेना है। उद्धव गुट ने शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ एक्शन की मांग की थी और उधर विधायक दल के नेता की हैसियत से शिंदे ने भी उद्धव गुट के सभी विधायकों के खिलाफ याचिका दे दी थी। तो जाहिर है कि आज दोनों में से कोई एक गुट तो अयोग्य होगा। उद्धव गुट इस बीच में फिक्सिंग का आरोप भी लगा रहा है। कह रहा है कि देखिए फैसला तो मेरे पक्ष में, हमारे पक्ष में आएगा ही नहीं। पहले से ही लगता है कि उद्धव गुट तैयारी कर रहा है और उद्धव गुट इसे अपने लिए एक बड़ा राजनीतिक फैसला मानता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पर आगे बहुत कुछ टिका हुआ है महाराष्ट्र सरकार की स्थिति को लेकर के। और यदि शिंदे गुट की जीत होती है तो पूरी महाविकास आघाड़ी पर इसका प्रभाव पड़ना तो लाजमी है, क्योंकि फिर शिवसेना की जो ताकत है वो कम तो हुई है, उस पर मुहर लग जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही नाम और निशान की मान्यता पहले से दे रखी है, तो लग तो रहा है कि उनका केस मजबूत है, तभी तो चुनाव आयोग ने दिया है। खैर फैसला जो भी हो, लेकिन दोनों ही गुटों के लिए फैसले के खिलाफ आगे सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी खुला हुआ है। वो इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, अदालती लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसा लग भी रहा है कि उद्धव सेना ने आगे अदालती लड़ाई के लिए भी तैयारी पहले से ही कर रखी है। तो विधायकों की अयोग्यता वाला जो मामला है, इसको लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि विधानसभा स्पीकर पीठासीन पद पर बैठे हैं, उन्हें अपनी कुर्सी छोड़कर आरोपियों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी और उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग करार दे दिया। प्रधानमंत्री आएंगे अब महाराष्ट्र में कल या परसों, क्या उनको मालूम नहीं आज फैसला होने वाला है सरकार का? क्या उनको इतना आत्मविश्वास है कि फैसला उनके फेवर में आएगा और सरकार यही रहेगी? इसलिए मैं आ रहा हूँ महाराष्ट्र में। तो दिल्ली से लेकर यहाँ तक इस मामले में सिर्फ मैच फिक्सिंग चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारे पास तो बहुमत है और परिणाम योग्यता पर होना चाहिए। हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। कि हमारे पास मेजॉरिटी है, विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%।
हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। तो क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हो सकता है? क्या आज शाम में कुछ बड़ा हो सकता है? चलते हैं सीधे मुंबई अपने संवाददाता शिशिर शेलार के पास। शिशिर, सवाल आपसे यही कि किस समय ये फैसला आने वाला है, क्योंकि देखिए हलचल तो काफ़ी तेज़ है और ऐसा लगता है कि दोनों गुट ना पहले से अपनी फील्डिंग टाइट कर रहे हैं। ठीक है, कब तक ये फैसला आ सकता है शिशिर, और क्या कुछ हलचल है? बिल्कुल 3 बज चुके हैं। हालांकि जो इस वक्त हमें जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार 4 बजे जो है जो फैसला है उसकी जो है सुनवाई जो आज फैसला होगा उसका जो है आज ये करेंगे राहुल नार्वेकर जो अध्यक्ष विधानसभा के उनके द्वारा, और उसके बाद ये जो है फैसला आज ही सुनाया जा सकता है। तो ऐसे में एक लंबी प्रक्रिया चली है इस फैसले को लेकर। जिस प्रकार से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह फैसला जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है वो ले सकेंगे। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जो है एक सुनवाई इसके ऊपर शुरू की थी। कई महीनों तक ये सुनवाई चली थी। पिछली बार हमने देखा कि दिसंबर तक हालांकि एक डेडलाइन दी गई थी, उसके बाद कहा गया कि 10 जनवरी तक ये फैसला सुनाना है। तो ऐसे में जो विधायक है जिन पर ये जो है केस किया गया है अपात्रता का, उनको जो कहना है उसकी भी सुनवाई की गई है। साथ ही साथ दोनों खेमे से मतलब शिंदे गुट से भी और बात करें उद्धव ठाकरे गुट से भी जो विधायक है उनको जो है उनकी सुनवाई जो है की गई है। उनको जो कहना था वो बयान उनका रिकॉर्ड किए गए और उसके आधार पर जो है आज ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन फैसला लेने से पहले हमने जिस प्रकार से देखा कि इस वक्त काफी बयानबाजी दोनों ओर से चल रही है। एक तरफ अगर हम उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो उद्धव ठाकरे गुट इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई हार चुके हैं। इस प्रकार से उनके बयान सामने आ रहे हैं। उनके नेताओं के बयान हमने आज सुबह से देखे, फिर चाहे वो संजय राउत उनके प्रवक्ता हो या फिर वैभव नायक उनके जो विधायक है कोंकण से, उनका अभी कुछ ही मिनटों पहले जो है बयान आया था। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसा लग रहा है कि हम ये लड़ाई हार चुके हैं। खासतौर पर आरोप उन्होंने हालांकि अगर देखा जाए तो अध्यक्ष पर भी लगाए थे। अध्यक्ष पर यह कहा, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राहुल नार्वेकर जो है मुख्यमंत्री से मिले, ये कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के अगर देखा जाए उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मुख्यमंत्री आरोपी है और एक आरोपी जज को कैसे मिल सकता है, जज एक आरोपी को कैसे मिल सकता है, ये उनका कहना था। हालांकि उस पर कड़ा ऐतराज जताया है राहुल नार्वेकर। उन्होंने स्पष्ट कहा, देखिए मैं एक अध्यक्ष जरूर लेकिन विधायक भी, और साथ ही साथ अध्यक्ष होने के नाते मुख्यमंत्री के साथ कई ऐसे विधायक काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। तो ऐसे में एक ही चश्मे से देखना इसको ठीक नहीं होगा। ये कड़ा ऐतराज जो है अध्यक्ष ने इस बात पर। दूसरी ओर शिशिर, एक बात मुझे बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए चुनाव आयोग का फैसला तो शिंदे गुट के पक्ष में आया था, ये हम सब ने देखा है, कहीं ऐसा उद्धव गुट को तो नहीं लग रहा कि देखिए फैसला तो इनके पक्ष में आना ही है, इसलिए आगे की तैयारी करो, अदालत की लड़ाई की तैयारी करो, सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये पहले से वो तैयारी कर रहे हैं क्या? जिस प्रकार से उनके बयान है, हालांकि ये दर्शाता है क्योंकि मानसिकता ये हो चुकी है शायद कि हम ये हारने वाले हैं, और इसीलिए हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। हम कल की बात करें तो कल स्वयं उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जिस प्रकार से उनका सुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जो बयान उन्होंने किए, उससे तो यही लग रहा है कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई वो हार चुके हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो अध्यक्ष के तौर पर अगर देखा जाए, राहुल नार्वेकर ने स्पष्ट कर दिया था, उनके जब ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा था, देखिए न्यायपालिका में और साथ ही साथ जो संविधान में लिखा होगा उसी के तर्क पर जो है निर्णय लिया जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में कोई जल्दबाजी में अलग अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहा है, तो ऐसे में कई सारे राजकीय पंडित है महाराष्ट्र के, उनका ये कहना है कि शायद उद्धव ठाकरे इस वक्त जो है तलवार ने रख दी है, ऐसा तलवार म्यान कर दी है, ऐसा लग रहा है उनके बयानों से और साथ ही साथ उनके साथ जो विधायक है उनके बयानों से। लेकिन अब असली लड़ाई आगे है कि किस प्रकार से आगे इस फैसले के बाद लड़ाई जा सके। क्या दोनों में अगर किसी भी एक खेमे के तरफ ये निर्णय आता है तो दूसरा खेमा क्या करेगा, ये भी देखना होगा। आपने सही फरमाया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक विकल्प जरूर मौजूद है,
लेकिन ऐसे में किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इससे पहले स्पष्ट कर दिया था कि जो स्पीकर है वो इस पर सबसे पहला जो है निर्णय ले। हालांकि बात है कि जो स्पीकर का निर्णय होगा, अगर दोनों पक्षों में अगर वो मंजूर नहीं होगा तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का एक फिर से विकल्प जो है तो जाहिर सी बात है खुला शिशिर रखिए आप नजर रखिए, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि करीब 1 घंटे में ये फैसला आ सकता है, तो फिर आपसे ताज़ा तरीन जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और अभी वक्त है फिलहाल आगे बढ़ने का, और आगे जो हम बढ़ेंगे तो इसमें ख़ास तौर पर आज की जो ख़ास चर्चा है उस पर हम बात करने वाले हैं। और आज की ख़ास चर्चा इस बारे में है कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, निमंत्रण तो सबको जा रहा है, लेकिन कुछ न कुछ बहुत सारे विपक्षी नेताओं और दलों के मन में संशय है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, पूरी दुनिया में उत्सुकता है, लेकिन विपक्ष में संशय की स्थिति बरकरार है, बदस्तूर जारी है। लगातार कंफ्यूज लग रहे हैं विपक्ष के नेता। बयान आया है टीएमसी नेता ममता बनर्जी का, वो कहती हैं ये तो गिमिक है और नौटंकी भी बता रही हैं इसको। कहा वो ऐसे त्यौहार में नहीं जाती जिसमें सबकी भागीदारी ना हो। लेकिन ममता बनर्जी को हम सभी जानते हैं, ममता अकेली नहीं है जो सेक्युलर बनकर हिंदू आस्था को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आप ममता बनर्जी की ही पहले बात कर लीजिए तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी के उत्सव पर पथराव के समर्थन में ममता बनर्जी कैसा तर्क दे रही थी, सबको याद ही है। बिल्कुल अलग होता है उनका तर्क, बिल्कुल अलग रवैया होता है ममता बनर्जी का उस समय। तो प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी के बीच पक्ष विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। अच्छी बात है, सभी को ये निमंत्रण दी गई है। तो सपा नेता अखिलेश यादव ने निमंत्रण लेने से मना कर दिया, और कुछ और नेताओं ने भी जाने से मना किया हुआ है कि हम नहीं जाएंगे इस समारोह में। अखिलेश यादव का बयान तो हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा वो किसी अरे गहरे से निमंत्रण नहीं लेते, जबकि पहले क्या कहते थे कि निमंत्रण मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। अब कह रहे हैं अरे गहरे से निमंत्रण नहीं लूँगा। और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बयानों को याद कीजिए, वो तो अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने को सही फैसला मानते हैं। उनका मानना है कि जो कार सेवक थे वो तो अराजक लोग थे, इसलिए अच्छा किया गोली मार दी गई। इससे पहले हिंदू धर्म और रामचरितमानस को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित टिप्पणी कर ही चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, लगातार कर ही रहे हैं। तो शायद सेक्युलर सियासत में सनातन पर भद्दी टिप्पणी करना सेक्युलर पार्टियों की हैसियत को ऊंचा करता है, ऐसा लग रहा है। तभी तो ऐसी लगातार टिप्पणी आती है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराते हैं कि हाँ आया तो है निमंत्रण लेकिन जाएंगे नहीं। और देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात कर लीजिए, मोहब्बत की दुकान की बात करती है, लेकिन इस मामले पर कांग्रेस कंफ्यूज है, सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी तक स्थिति साफ नहीं की है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इंडी गठबंधन के मुस्लिम लीग का तो दावा है कि धर्मनिरपेक्ष दलों के लोग राम मंदिर के भव्य आयोजन में शामिल नहीं होंगे। तो इस बयान ने भी लगता है एक बंधन डाल दिया है कई दलों के ऊपर और नेताओं के ऊपर। यानी केरल में मुस्लिम लीग का सपोर्ट पार्टी को महत्वपूर्ण दिखता है, इसी आधार पर फैसला ले रहे हैं कई पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सीपीएम हो और भी सपा हो। बिहार में आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तो हिंदू धर्म से लगातार दिक्कत है और लगातार बयान पर बयान देते ही रहते हैं। चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, मंत्री जी को मंदिर का रास्ता गुलामी की ओर ले जाता है, ये वो कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उन्हें सबसे बेकार रामचरितमानस ही लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि वोट की सियासत में फंसी हुई सेक्युलर नेताओं को रास्ता शायद दिख नहीं रहा है कि किधर जाएं, क्या रुख लें, समझ में नहीं आ रहा। कर्नाटक में अलग फैसला लेती है कांग्रेस सरकार। वहां पर 33,000 सरकारी कब्जे वाले मंदिरों में 22 जनवरी को विशेष पूजा का आयोजन रख रखा है। तो वहां धार्मिकता दिखा रहे हैं। वजह यह है कि मंदिरों से कर्नाटक सरकार हर साल 200 करोड़ रुपए राजस्व पाती है और लोग शासन की दखल से मंदिरों की मुक्ति चाह रहे हैं वहां पर। ये दौर दरअसल विकास के साथ विरासत को भी संभालने वाला है। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या की काया पलट हो गई है। आसपास के इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद है। रामराज की अवधारणा से विकसित अयोध्या और आसपास लाखों लोगों के रोजगार की गारंटी देती है। वो दिख रहा है वहाँ पर। लेकिन जिनकी सोच वोट तक ही सीमित है, उनके लिए अयोध्या का भव्य आयोजन उनकी सियासत के लिए माकूल नहीं है और इसीलिए ये कन्फ्यूज़न है, ये संशय है।
सुनवाते हैं कुछ बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये उत्सव नहीं, ये तो गिमिक है। রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য? যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। আমি বললাম ধর্ম যার যার নিজের, উৎসব কিন্তু সবার। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে